गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैंने आप लोगों को पिछली बार आइसोमेरिज्म पर कुछ क्वेश्चंस कराए थे और 4 तरीके की आइसोमेरिज्म के बारे में मैंने आप लोगों को डिस्कस किया था। दो एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फिर आगे 5वें तरीके की आइसोमेरिज्म की बात करेंगे, ठीक है ना। जैसे देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 मैं पेयर्स लिख रहा हूं और आप लोग अपनी कॉपी में उसके क्या लिखेंगे कि किस तरीके के आइसोमर्स हैं। जैसे देखिए, ये मैंने 3 आपको एग्जाम्पल दिए। अब आपको इसमें जिस हिसाब से मैंने आपसे कहा था घर बैठ के पढ़िएगा, तो इसमें आपको आइसोमेरिज्म के बारे में बात करनी। पहला वाला जरा ध्यान से देखिए, कुछ बच्चों ने लिख लिया होगा, एक बार देखें, चेक करें। एक बार देखिए, ये ईथर ग्रुप लगा हुआ है यहां और यहां भी ईथर ग्रुप लगा हुआ है। एक साइक्लोप्रोपिल रिंग है और 2 कार्बन है। एक साइक्लोप्रोपिल रिंग है, 2 कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन यहां पर। ऐसी कौन सी आइसोमेरिज्म आपने पढ़ी थी जिसमें फंक्शनल ग्रुप सेम हो और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम हो? एक ही आइसोमेरिज्म ऐसी हमने पढ़ रखी है जिसका नाम है मेटामेरिज्म, क्योंकि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये पॉलीवेलेंट है और पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ अलग अलग टाइप के एल्किल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। तो इस तरीके के आइसोमेरिज्म को हम लोग क्या कहते हैं बेटे? मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म क्या है? जब पॉलीफंक्शन ग्रुप के, पॉलीवेलेंट फंक्शन ग्रुप के जो है दोनों तरफ लगे हुए एल्किल ग्रुप्स डिफरेंट अरेंजमेंट शो करें तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? मेटामर्स। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? मेटामर्स। समझ में आ गया? नंबर 2 क्वेश्चन। सेकंड क्या है? मैंने आप लोगों को सिखाया था चेन रूल। चेन रूल मैंने क्या बताया था? पहले तो सबसे पहले काउंट, क्योंकि इसमें फंक्शन ग्रुप तो दोनों सेम दिखाई दे रहे हैं और जो फंक्शन ग्रुप है वो पॉलीवेलेंट नहीं है, एल्कोहल मोनोवेलेंट फंक्शन ग्रुप होता है, इसलिए मेटामेरिज्म वाली तो बात ही नहीं हो सकती। अब क्या है? साइक्लिक रिंग देखिए, ये साइक्लिक रिंग लगी है, यहां OH लगा है, ये साइक्लिक रिंग लगी है, यहां OH लगा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? नंबरिंग तो OH से ही होगी, क्योंकि साइक्लिक रिंग में कोई चेंज नहीं है, इसलिए मैंने कहा रिंग चेन आइसोमर तो नहीं हो सकता, क्योंकि साइक्लिक रिंग में कोई भी चेंज नहीं। तो मैंने क्या कहा था? नंबरिंग कर लीजिए, नंबरिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6। यहां नंबरिंग कहां? IUPAC तरीके से 1 2 3 4 5 6। समझ बात आ गई? नहीं? देखो बेटे, यहां पर 3rd कार्बन पर डबल बॉन्ड है और यहां पे 2nd कार्बन डबल बॉन्ड है, तो ये कैसे हो जाएंगे बेटे? पोजिशनल आइसोमर्स। मैंने नंबरिंग क्यों कराई? मैं एक एग्जांपल देके दिखाता हूं। मान लो इस कंपाउंड को इस तरीके से लिखा होता है इसमें, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कंपाउंड इस तरीके से लिखा था, वो कहता है ये और ये आपस में क्या है, जरा मुझे बताइए बेटे। ध्यान दीजिएगा, जैसे इसको मैं इधर कर देता और ये कहता पहला वाला और ये आपस में क्या है, जरा नंबरिंग करके देखो। 1 2 3 4 5 6। यहां पर भी क्या है? पहले पर एल्कोहलिक ग्रुप,
थर्ड पे डबल बॉन्ड, यहां पे भी क्या है, पहले पे एल्कोहल ग्रुप, थर्ड पे डबल बॉन्ड। तो मैंने क्या बताया था, फिर ये दोनों क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल हो जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि चेन रूल लगाते समय इस बात की सावधानी बरतना कि अगर चेन नहीं है तो आप एकदम से पोजीशन मत लिख देना, पहले नंबरिंग देख लेना क्या पोजीशन डिफरेंट है। इफ द पोजीशन इज डिफरेंट देन ओनली दे विल बी पोजिशनल आइसोमर्स। तो इसकी एक शर्त यह भी है कि हो सकता है वो आइसोमर ना हो, वो आइडेंटिकल हो, और ऐसा भी हो सकता है ना आइडेंटिकल हो, आइसोमर ही ना हो। जैसे मान लीजिए मैं यहां पे क्या काम करता हूं, इस सेकंड कार्बन पे एक कार्बन और लगा देता हूं। अगर मैं एक कार्बन और लगा दूं और फिर कहूं कि फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर और थर्ड वाला स्ट्रक्चर इसकी बात कीजिए, ये क्या है, तो आप कहोगे दीज आर नॉट आइसोमर्स, ये आइसोमर्स ही नहीं। तो सब चेन रूल में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि चेन रूल में एक चीज तो बिल्कुल समझ में आ जाती है कि अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है और चेन डिफरेंट है तो वो चेन आइसोमर होंगे। लेकिन बच्चे गलती क्या काम करते हैं कि उसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं कि अगर जो है चेन आइसोमर नहीं है तो वो पोजीशन होंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। समझ बात आ रही नहीं आ रही, इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया है, साइक्लोहेक्सेन रिंग है। इस साइक्लोहेक्सेन रिंग में एक OH लगा हुआ है और एक कीटोन लगा है। अब सबसे बड़ी बात मैंने क्या बताई थी, जब फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हो तो इसकी पॉसिबिलिटी है, अच्छी खासी पॉसिबिलिटी के फंक्शन आइसोमर हो। लेकिन आइसोमरिज्म के लिए मैंने क्या बताया था, आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जरूर कैलकुलेट कर लेंगे। वैसे तो इधर जरा ध्यान से देखिए, एक रिंग और एक डबल बॉन्ड, इसका मतलब है इसका DU कितना आएगा बेटे, इसका DU आ जाएगा 2। यहां पर भी एक रिंग और एक पाई बॉन्ड, डबल बॉन्ड में एक पाई बॉन्ड होता है, तो इसका भी DU कितना आ जाएगा बेटे 2। नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है, एक ऑक्सीजन है, नंबर ऑफ कार्बन एटम 6 है और एक ऑक्सीजन एटम है। इसका मतलब हो गया इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो ये क्या है, ये वाले क्या हो गए बेटे, ये पोजिशनल आइसोमर, और ये वाले क्या हो गए बेटे, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। समझ बात आ गई नहीं आ गई, ये क्या हो गए, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। समझ बात आ गई नहीं बेटा, इसको पॉज करके लिखिए, मैं दूसरा देखिए बेटे, आप सभी लोग इधर देखेंगे, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है यहां पर, कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ डाइब्रोमोनैप्थलीन। देखो बेटे, मैंने आप लोगों को कहा था कॉमन नेम की बहुत जरूरत है। बेटे ये डाइब्रोमोनैप्थलीन में नैप्थलीन एक कॉमन नेम है, और एरोमेटिक कंपाउंड्स में कुछ कॉमन नेम्स को ही IUPAC नेम्स की तरह वैलिडिटी दी गई। इसका मतलब याद करना पड़ेगा एरोमेटिक कंपाउंड्स के नाम। तो अगर आपने कॉमन नेम में मेहनत की होगी तो आपको इसका स्ट्रक्चर आता होगा। एक स्ट्रक्चर में बना के दिखा, वो उसने ऑप्शन भी दे रखे हैं, 8 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, देयर विल बी 10 एंड देयर विल बी 9। ठीक, लेट अस कैलकुलेट। जो बच्चे अपने आप करना चाहते हैं वो वीडियो पॉज करके कर सकते हैं, और जो बच्चे सीखना चाहते हैं उनको मैं नीचे करके दिखा। देखिए पहली बात तो यह है बच्चों कि यह स्ट्रक्चर नैप्थलीन है, और इस नैप्थलीन में हम लोग नंबरिंग कर लेंगे। बात ध्यान रखना, कैसे करेंगे मैं बताता हूं। ये तो ज्वाइनिंग है, ब्रिज है, इसको छोड़ दो, और ये कोई IUPAC नंबरिंग नहीं है, ये अपनी सोच के हिसाब से नंबरिंग है, जिससे कि हमको सिमिलर पोजीशंस पता चल जाए। 1 2 3 4 5, यहां ले लीजिए, 5 6 7 8, और ये 9 10 तो ये है। अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा ये दोनों रिंग एक जैसी है। तो पहली पोजीशन 8वीं की जैसी है, चौथी पोजीशन 5वीं की जैसी है, दूसरी और तीसरी पोजीशन 7वीं और 6ठी पोजीशन से मैच कर रहे हैं। चलिए पहले हम डाइब्रोमोनैप्थलीन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो बेटा एक स्ट्रक्चर में ये बना सकता हूं ना डाइब्रोमोनैप्थलीन का, ध्यान दो,
डाइब्रोमोनैप्थलीन का स्ट्रक्चर बना सकता हूं? पहला बन गया। इसका मतलब मैं एक रिंग पर सब्स्टिट्यूशन करा के दिखा रहा हूं। चलिए एक रिंग पर सब्स्टिट्यूशन 1 2 वाला, और क्या हो सकता है? एक रिंग पर सब्स्टिट्यूशन बेटा 1 और 3 वाला भी हो सकता है। बोलो बेटे, एक रिंग पे सब्स्टिट्यूशन बेटा 1 और 4 वाला भी हो सकता है, दोनों पोजीशंस। और एक रिंग पे सब्स्टिट्यूशन 2 और 3 वाला भी हो सकता है। अब जरा ध्यान से देखिए, मैंने यहां किया 1 2, मैंने यहां किया 1 3, अकॉर्डिंग टू अवर नंबरिंग। हमने जो नंबरिंग की, हम जो नंबरिंग कर रहे हैं ये अपने समझने के लिए कर रहे हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही? 1 3, ये हो गया बेटा आपका 1 4, और ये हो गया बेटा आपका 2 3। अब मैंने क्यों इक्विवेलेंट पोजीशंस गिनवाई थी, ध्यान दीजिए। जब आपने 1 2 कर दी तो आप 7 8 नहीं कर सकते। जब आपने 1 2 कर दी तो आप 5 और 6 नहीं कर सकते। जब आपने 1 और 2 कर दी तो आप 3 और 4 नहीं कर सकते। इसी तरीके से जब आपने 1 और 3 कर दी तो आप 6 और 8 नहीं कर सकते, आप 5 और 7 नहीं कर सकते। तो इक्विवेलेंट पोजीशंस देख लेनी पड़ेंगी। इक्विवेलेंट पोजीशन नहीं देखी तो गड़बड़ कर जाओगे। तो चलिए हमारे पास 4 तो ये आ गए। और कोई हो सकता है? जी हां, हम लोग अलग अलग रिंग पर भी जो है ब्रोमीन लगा सकते हैं। ब्रोमीन का जो सब्स्टिट्यूशन कराया गया है डाई ब्रोमो नेप्थलीन, मतलब नेप्थलीन के 2 हाइड्रोजन हटा के 2 ब्रोमीन लगाए गए हैं। देखिए करके दिखाता हूं। ये हो सकता है 1 और 8, और क्या हो सकता है? 1 और 7, और क्या हो सकता है? 1 और 6, और क्या हो सकता है बेटा? 1 और 5। नंबरिंग लिखना चाहो लिख लो। ये 1 और 8 है, ये 1 और 7 है, ये 1 और 6 है, और ये 1 और 5। क्या और कोई भी हो सकता है? मैंने क्या कहा, ये पोजीशन 1 है और ये पोजीशन 2 है। 1 8 के इक्विवेलेंट है और 2 7 के इक्विवेलेंट है। मतलब ये सेकंड वाली पोजीशन और थर्ड वाली पोजीशन फर्स्ट और सेकंड पोजीशन से डिफरेंट है। चलिए, तो सेकंड के रिस्पेक्ट में भी ला सकते हैं, बिल्कुल सेकंड के रिस्पेक्ट में भी लेके आ सकते हैं हम लोग। तो सेकंड के रिस्पेक्ट में ले आते हैं बेटे। ये और ये, और सेकंड के रिस्पेक्ट में क्या आ सकता है? 2 और 6, 2 पे लगाना बेटे। बेटे और कोई भी पोजीशन हमारी यहां पर नहीं बन सकती, क्योंकि बाद बाकी अगर आपने खिसकाया तो वो इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स में क्रिएट हो जाए। साइंटिस्ट का क्वेश्चन यही था। पहले ये पोजीशन कौन सी होगी बेटा? 2 और 7, और ये पोजीशन कौन सी होगी बेटा आपका? 2 और 6। तो साइंटिस्ट का क्वेश्चन यही था, आपका क्वेश्चन यही है कि कैलकुलेट ऑल द पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर्स ऑफ डाइब्रोमोनेप्थलीन। डाइब्रोमोनेप्थलीन के पोजिशनल आइसोमर्स निकालने थे, जितने भी पॉसिबल हो सके काउंट कीजिए। 1, ये तो नेप्थलीन का स्ट्रक्चर समझाया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटे? 10।
अच्छा क्वेश्चन है, देख के करना पड़ेगा, तो आप पॉज करके लिख लीजिए, मैं दूसरा बताता हूं।